हाय। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्चुअल मशीन और कंटेनर्स के बारे में। मेरे लास्ट के जो सेशंस थे जो मैंने एजर पर लिए थे, उसके बाद वर्चुअल मशीन क्या होता है उसके तो कुछ कंसेप्ट तो आपको पता है चल ही गए होंगे, बट जिन्होंने वो नहीं देखा, जो वो नहीं देखेंगे, उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। वर्चुअल मशीन को समझने से पहले हम एक नॉर्मल मशीन को समझ लेते हैं वो क्या होता है। ठीक है। जो आपका डेस्कटॉप या मेरा लैपटॉप है, वो काम कैसे करता है हम वो देख लेंगे। तो इससे पहले कि हम समझें कि वर्चुअल मशीन और कंटेनर्स क्या होता है, हम सबसे पहले ये देखेंगे कि एक नॉर्मल मशीन में क्या कुछ चीज़ें होती है। हम एक लेवल से स्टार्ट करते हैं। तो जो आपकी जो भी सिस्टम है उसके अंदर होती है एक सीपीयू, फिर कुछ रैम होता है और हार्ड डिस्क होती है। ठीक है। और कुछ बाकी की चीज़ें लाइक कैमरा हो सकता है, हेडफोन हो सकता है, स्पीकर हो सकता है, ये सभी चीज़ें होती है। अभी अगर कोई भी एप्लीकेशन आपने क्रिएट किया है या फिर कोई भी एक एप्लीकेशन है, तो उसको इन सभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, राइट। बट क्या होगा अगर मैं 2-3 एप्लीकेशन को एक साथ रन करूँ और सभी को सीपीयू भी चाहिए, रैम भी चाहिए, हार्ड डिस्क भी चाहिए और कैमरा वगैरह भी एक्सेस करना है, तो ये कैसे होगा? इसके लिए बीच में कंसेप्ट आता है एक ऑपरेटिंग सिस्टम का। अब ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल है हमारा विंडोज़ या फिर मैक ओएस, यहाँ तक कि जो हमारा एंड्रॉयड होता है फ़ोन में, वो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अभी कोई भी एक एप्लीकेशन, यानी कि अगर क्रोम है, पावर पॉइंट है, कुछ भी है, अगर उनको कोई भी रिसोर्स चाहिए लाइक हार्ड डिस्क चाहिए, रैम चाहिए या फिर सीपीयू चाहिए, तो वो उस ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलता है कि मुझे ये सभी चीज़ें चाहिए, तो आप प्लीज़ प्रोवाइड करा दो। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम जाता है, चेक करता है कि कौन सी रिसोर्सेस है, कितने अलोकेटेड ऑलरेडी है जो बाकी की एप्लीकेशंस यूज़ कर रही है और कितनी खाली है, और जो चीज़ें खाली है, जो रिसोर्सेस एम्प्टी है, उसमें से जितनी भी ज़रूरत है उतना उस एप्लीकेशन को प्रोवाइड कर देती है। और अगर नहीं है तो बोलती है थोड़ी देर रुको या फिर अभी नहीं है, बाद में ट्राई करना। और इस तरह से जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपके सारे एप्लीकेशंस को हैंडल करती है। ठीक है, इतना अब हम समझ गए हैं। ये है हमारी एक नॉर्मल सी मशीन। अभी आप अगर एक लैपटॉप या डेस्कटॉप खरीदोगे तो उसमें सभी चीज़ें फिक्स्ड होगी, राइट। एक सीपीयू होगा, 8 GB 12 GB का रैम होगा, 1 TB 2 TB का हार्ड डिस्क होगा, और बाकी सभी जो चीज़ें हैं वो लिमिटेड होगी। भले ही आप आगे जाके उसको अपग्रेड कर सको, बट उसके लिए आपको पैसे वगैरह अलग से खर्च करने हैं और ये उतना स्केलेबल नहीं होगा। अभी हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि अगर हमने कोई एप्लीकेशन है जिसको इंटरनेट पे डिप्लॉय करने वाले हैं, ठीक है, और जब हम डिप्लॉय करेंगे तो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान में रखना पड़ता है, लाइक कि वो आगे जाके वो एप्लीकेशन कितनी बड़ी होगी या फिर वो छोटी रहेगी। सपोज़ मैं एक बहुत ही अच्छा मस्त वेबसाइट डेवलप करता हूँ और मैं इसको डिप्लॉय कर देता हूँ इंटरनेट पे। ठीक है। अभी जब मैंने फर्स्ट टाइम इसको डिप्लॉय किया तो ज़्यादा लोग यूज़ नहीं करते थे, तो सिर्फ 10 या 15 लोग दिन में आते थे उस साइट को विज़िट करने के लिए। तो लोड काफ़ी कम था, तो मैंने एक नॉर्मल सी एक लैपटॉप ले ली, उसमें वेबसाइट को होस्ट कर दिया और एक्सेस कर दिया लोग, और सभी पोर्ट्स वगैरह एक्सेस कर दिया, एनेबल कर दिए ताकि लोग इस एप्लीकेशन को एक्सेस कर पाए। तो सभी चीज़ें मस्त चल रही थी। बट क्या होगा अगर 100 लोग आ जाते हैं इस वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए? क्या होगा अगर 1000 लोग आ जाते हैं इस वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए? तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर से इस चीज़ को, मुझे एक नया लैपटॉप खरीदना पड़ेगा, एक नया डेस्कटॉप खरीदना पड़ेगा जिसमें और डबल रैम होगी और ज़्यादा पावरफुल सीपीयू होगी और ज़्यादा मेमोरी होगी। ठीक है। और उसके बाद मैं ये फिर से उसमें सभी चीज़ों को कॉन्फ़िगर करूँगा, उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करूँगा, फिर उसको कॉन्फ़िगर करूँगा, पोर्ट्स इनेबल करूँगा, एसक्यूएल सर्विस, एसक्यूएल के सर्वर, डेटाबेस, ये सभी चीज़ें इंस्टॉल करूँगा और फिर कॉन्फ़िगर करके मैं अपने यूज़र्स को फिर से अलाउ कर दूँगा ताकि वो यूज़ कर पाए। ठीक है। तो अभी भी चल रहा है, बहुत ही अच्छा चल रहा है। बट अभी क्या होगा कि और ज़्यादा यूज़र्स मेरे पास आ जाते हैं, तो मुझे बार बार इस चीज़ को लाइक अपग्रेड करना पड़ेगा, चेंजेस लाने पड़ेंगे, बार बार सेम चीज़ मुझे करनी पड़ेगी। ठीक है। और ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो जाती है क्योंकि आप सेम चीज़ बार बार कर रहे हो और काफ़ी दिक्कतें आ सकती है आगे करने के लिए। इसके लिए कॉन्सेप्ट आ जाता है वर्चुअल मशीन का। अब वर्चुअल मशीन चाहो तो आप लोग क्रिएट कर सकते हो अपने ही डेस्कटॉप पे। फॉर सपोज़ अगर आपके पास कुछ तो 16 GB का रैम है, तो आप चाहो तो अपने ही सिस्टम में अलग अलग वर्चुअल मशीन्स क्रिएट कर सकते हो और सभी को 4-4 GB रैम दे सकते हो या फिर 2-2 GB रैम दे सकते हो अपने वर्चुअल मशीन को। अब मैंने ये नहीं एक्सप्लेन किया कि एक वर्चुअल मशीन क्या होता है। तो बेसिकली जो वर्चुअल मशीन है वो एक्ट करेगा आपके खुद के डेस्कटॉप की या फिर लैपटॉप की तरह। तो एज़ इट इज़ विंडोज़ 10, विंडोज़ 7 आप इंस्टॉल कर सकते हो, चाहो तो आप लिनक्स इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है। लेकिन
उसके पास आपके जो फिज़िकल हार्डवेयर है उसका डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि जो आपका लाइक ये जो मेरा अभी करंट मशीन है, ठीक है? ये विंडोज़ 10 का ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह है, मैं इसके ऊपर मैं लिनक्स को इंस्टॉल कर सकता हूँ, ठीक है? बट उस लिनक्स को लगेगा कि वो अपने आप में एक मशीन है और उसको दुनिया से कोई मतलब नहीं है। उसके पास उसका खुद का सीपीयू है, रैम है, वो सब चीज़ें ऐसा लगेगा उस वर्चुअल मशीन को कि उसके पास है। लेकिन आप उसको उतने ही रिसोर्सेज अलोकेट करोगे जितना आप अपने लाइक मास्टर मशीन से आप करना चाहोगे, ठीक है? ओके, सो आप ये वाला इमेज हम देख सकते हैं एक बार के लिए। तो हार्डवेयर में जो मेरा खुद का लैपटॉप है, ठीक है? सो फिजिकल हार्ड डिस्क वगैरह, रैम रम रोम, वो सभी चीज़ें हार्डवेयर। उसके ऊपर होस्ट ओएस मतलब अभी जो मेरा ये विंडोज़ 10 का सिस्टम है, तो ये विंडोज़ 10 होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है? एंड इस ऑपरेटिंग सिस्टम पे हम एक ऐप इंस्टॉल करेंगे और वो ऐप होगा एक हाइपरवाइज़र या फिर एक वर्चुअल मशीन क्रिएटर। तो बेसिकली इसमें इसका कुछ एग्जांपल है, विंडोज़ में हाइपर वी करके है, और VMware, वर्चुअल बॉक्स, ये सभी एप्लीकेशन है जो आपको अलाउ करती है कि आप अपने सिस्टम पे एक वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सको। तो वो हम इंस्टॉल करेंगे और उसमें हम चाहे तो हम अलग अलग वर्चुअल मशीन्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो बेसिकली मेरे पास विंडोज़ 10 का एक होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, उस पर मैं चाहूँ तो एक लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम, एक मैक का ऑपरेटिंग सिस्टम, एक विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सभी एक साथ पैरेलली मैं रन कर सकता हूँ। और किसी को नहीं पता चलेगा, लाइक एक कोई भी आपस में वर्चुअल मशीन्स आपस में बात नहीं कर पाएगा और कोई किसी और का रिसोर्स नहीं खाएगा, ठीक है? तो ये होता है हमारा वर्चुअल मशीन। ये काम कब आता है? वो ये तब काम आता है जब हमें कोई टेस्टिंग करना होता है, जो हम सिर्फ लिनक्स पे कर सकते हैं। अभी मैं सिर्फ एक लिनक्स पे टेस्ट करने के लिए मैं थोड़ी ना मैं पूरा का पूरा एक लैपटॉप खरीदूंगा, तो मैं एक वर्चुअल मशीन क्रिएट कर दूंगा। सिमिलरली अगर मेरे पास लिनक्स का मशीन है और मुझे विंडोज़ के साथ काम करना है, तो मैं एक विंडोज़ का वर्चुअल मशीन क्रिएट कर लूँगा और इस तरह की चीज़ें हम करेंगे, ठीक है? और इसका फ़ायदा यही है कि आपका जो भी रिसोर्सेस है वो अलग अलग होता है। लेकिन इसका एक डाउनसाइड है कि इस वर्चुअल मशीन में अगर मैं विंडोज़ का वर्चुअल मशीन क्रिएट करता हूँ तो उसके अंदर विंडोज़ की सभी की सभी चीज़ें इंस्टॉल रहेगी, ठीक है? तो हर वो चीज़ लाइक ये सेंटर वगैरह होगा, ये स्टार्ट मेन्यू होगा, फिर कंट्रोल पैनल होगा, ठीक है? इंटरनेट एक्सप्लोरर, और ये सभी चीज़ें इंस्टॉल रहेगी इस वर्चुअल मशीन में। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि सपोज़ मैं भी अपना एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर रहा हूँ, ठीक है? अब वहाँ पे मैं अपना ऐप डिप्लॉय कर दूँगा, सभी चीज़ें चलेगी, लेकिन मैं नहीं चाहता कि वहाँ पे पेंट वाला एप्लीकेशन हो। क्या मतलब है पेंट एप्लीकेशन हो के? मैं नहीं चाहता हूँ कि उस वर्चुअल मशीन पे कि स्नैपिंग टूल हो। क्या मतलब है उसका, ठीक है? तो इस केस में हम आ जाते हैं, और बात यह है कि वो सभी एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस जो है आपका रिसोर्सेज तो कंज्यूम करती है, लेकिन कोई वैल्यू ऐड नहीं करती है आपके ऐप में। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास आता है कंटेनर्स। तो कंटेनर कोई भी एप्लीकेशन को रन करने के लिए जो बैर मिनिमम चीज़ है, ठीक है, वो हम उसको बोलेंगे कंटेनर्स। तो हम एक बार देखते हैं कंटेनर्स का कोई फोटो या डायग्राम है तो। ओके, ये कंटेनर है। डॉकर एक एग्जाम्पल है कंटेनर का, तो वो हम देख लेते हैं। तो अभी कंटेनर को समझने के लिए हमारे पास ये है कि अभी एक वर्चुअल मशीन है। ओके, सो एक मेरे पास ये लैपटॉप है और मुझे कोई तो एक पाइथन का ऐप रन करना है। अभी मैं उस पाइथन के ऐप को रन करने के लिए मैं पूरा का पूरा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं क्रिएट करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, लाइक उसमें पाइथन इंस्टॉल होना चाहिए, एक एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल होना चाहिए। बस ये दो चीज़ें अगर उसमें आ जाती है तो मेरा काम हो जाएगा। और एक चीज़ एक्स्ट्रा अगर मुझे लगेगी तो वो होगा कि कोई एक अपाचे या कोई तो सर्वर आ जाए, बस। इससे ज़्यादा मुझे कोई भी एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं है। तो इस केस में मैं क्या करूँगा, मैं एक कंटेनर क्रिएट कर दूँगा, ठीक है? और उस कंटेनर में जो बैर मिनिमम चीज़ें हैं ना, सिर्फ उतनी ही चीज़ें रहेंगी, सो दैट जो मेरा ये कंटेनर है वो लाइट वेट हो जाएगा, सो वो जल्दी से बूट हो जाएगा, जल्दी से स्टार्ट हो जाएगा, और ये ज़्यादा रिसोर्सेस भी नहीं कंज्यूम करेगी, ठीक है? लेकिन जो आपका कंटेनर है वो वर्चुअल मशीन से इस तरह अलग है क्योंकि वर्चुअल मशीन में पूरा का पूरा सिस्टम ही अलग होता है, राइट? लेकिन एक कंटेनर आपके जो होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका फ़ायदा उठाता है और उसमें बस कुछ ही चीज़ों को ऐड करता है, कुछ ही फाइल्स को ऐड करके वो अपना एक इंडिविजुअल कंटेनर बना लेता है।
ठीक है। और जब आप मल्टीपल कंटेनर्स क्रिएट करेंगे तो वो उसी होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के रिसोर्सेस को आपस में शेयर करके चीज़ें क्रिएट करता है और अपना काम कर लेता है। तो इस तरह हमें जो बेनिफिट मिलता है कंटेनर्स में वो ये है कि हमारा जो ऐप है वो फटाफट स्टार्ट हो जाता है, उसको मेंटेन ज़्यादा नहीं करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर हम वर्चुअल मशीन इंस्टॉल करते हैं तो उसमें क्या हर वर्चुअल मशीन में फिर विंडोज़ अपडेट करो, लिनक्स के अपडेट करो, हर एक पैकेजेस को अपडेट करो, हमें वो सभी चीज़ें नहीं करनी पड़ेगी। हमारे पास सिर्फ एक ही मशीन है जिसको हमें मैनेज करना है, और उस मशीन पे जो हम कंटेनर्स रन करेंगे तो उस कंटेनर के अंदर की कुछ चीज़ों को हमें अपग्रेड और कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पे फ़ायदा आ जाता है कंटेनर का। और अभी इसका बेस्ट पार्ट ये है कि क्योंकि हमारे पास कंटेनर्स है और डॉकर जैसी चीज़ें हैं, तो हम अपने पूरे के पूरे एप्लीकेशंस को कंटेनराइज कर सकते हैं। तो हमें बस एक बार एक कंटेनर क्रिएट करना पड़ेगा, हम उसको एक एज ए फाइल के फॉर्मेट में क्रिएट कर सकते हैं, और इस कंटेनर को हम जिस भी सिस्टम पे रन करना चाहेंगे वो रन होगा ही होगा। हमें बार बार कॉन्फ़िगर नहीं करना पड़ेगा, हमने बस एक ही बार कॉन्फ़िगर किया, बस हमने अलग अलग सिस्टम पे रन कर दिया। ठीक है। तो ये एक बहुत ही सही चीज़ हो जाती है। तो आई होप कि अब हमें वर्चुअल मशीन और कंटेनर्स के बीच का डिफरेंस पता है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके पास अभी भी कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं ऑन hello@yadavrajesh.com। ठीक है। तो बाय।